आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन। ये जो सीरीज चल रहा है ये भारतीय भवन के राजनीति शास्त्र के बुक का सीरीज चल रहा है और इस क्रम में हम लोग आज छठा चैप्टर देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग टोटल 5 चैप्टर को देख चुके हैं। आज हम लोग जो चैप्टर देखेंगे वह होगा छठा चैप्टर, जिसका नाम है लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन से संबंधित अन्य बातें भी बताई जाती है। तो जो भी अन्य बातें बताई जाएगी या तो आप उसे अपने बुक में ही, अगर बुक आपके पास भारतीय भवन के बुक हो तो वहीं बुक पे ही नोट करते जाए, जैसे हम यहाँ पर नोट करेंगे। नहीं तो आप अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे और जब आप कॉपी में नोट करेंगे या बुक में नोट करेंगे तब पाएंगे कि जल्दी से जब रिवीजन करने के बाद आएगा तब आसानी से इसे रिवीजन कर सकते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जाएगी और सभी बातों को गहराई से सुनना है और सुन करके उस बात को आपको रिवीजन भी करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हित समूह। पहले हम लोग आंसर की चर्चा करते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे हर वीडियो में। तो पहले हम लोग आंसर की चर्चा करते हैं और फिर उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है उनकी चर्चा किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने के लिए जो संगठन होता है उस संगठन को किस नाम से पुकारते हैं? तो उसे हित समूह कहते हैं। हित मतलब क्या होता है? अपना फ़ायदा या जो चीज़ उनके लिए अच्छा हो। हित मतलब होता है उनके फ़ायदे के लिए, उनके समझे कि लाभ के लिए। तो एक होता है हित समूह और एक होता है राजनीतिक दल। हित समूह के मतलब होता है ऐसे लोगों का ग्रुप या ऐसे लोगों का समूह जो अपने लाभ के लिए या अपने फ़ायदा के लिए काम करती है। तो ये लोग क्या कर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि भारत जो देश है, इस देश में डॉक्टर के, टीचर के, वकील के, किसान के, व्यापारी के, सबका अपना अपना ग्रुप है। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना ग्रुप बना करके राजनीतिक दल के सहयोग ले करके या बिना सहयोग के ही ये लोग आपस में इकट्ठा हो करके सरकार से अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए सरकार से डिमांड करती है। तो कुछ भी ऐसा आवश्यकता होता है जो इनके लिए नियम कानून की आवश्यकता होता है तो ये लोग ग्रुप बना करके आपस में और एक साथ क्या करते हैं, डिमांड करते हैं सरकार से। और जब सरकार इनके बात को मान जाती है तो ये लोग भी शांत हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लेते हैं कि बहुत व्यवसायी लोग, बिजनेसमैन लोग अपना ग्रुप बना लिया। तो वो ग्रुप बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? उनका अपना निजी लाभ, वो अपना लाभ के लिए ग्रुप बनाया है, न कि दूसरे के लाभ के लिए। तो मान लेते हैं कि व्यापारी लोग हैं और व्यापारी, जैसे मान लेते हैं किसी खास इलाके में बहुत सारे व्यापारी लोग हैं और उस व्यापारी, जहाँ पर व्यापारी क्षेत्र है वहाँ पर कुछ उपद्रवी लोग हैं जो उनसे कुछ ज़बरदस्ती उगाही करे, यानी हफ्ता वसूली करे। तो ये लोग क्या करेंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे और एक साथ इकट्ठा होकर के सरकार से डिमांड करेंगे कि देखिए हमारे यहाँ पर अवैध वसूली हो रहा है, इस अवैध वसूली को, यानी कि जो हफ्ता वसूली हो रहा है उसे रोका जाए। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही सरकार उनकी बात को मानेंगे, सरकार उनके बात को मानेंगे ही, क्योंकि ये जो लोग हैं ये लोग बहुत बड़ा वोट बैंक के भी काम करते हैं। तो जैसे ही इनके बात को मानेंगे ये लोग शांत हो जाएंगे, फिर ये दूसरी बात के लिए आंदोलन नहीं करेंगे। तो ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं और ये राजनीति से दूर रहते हैं। इनका काम राजनीति करना नहीं होता है, बल्कि ये कुछ समय के लिए समझिए कि सरकार के, समझिए कि सामने अपनी बात को रखते हैं। इनका राजनीति से लेना देना नहीं होता है। इनका काम देश के सत्ता को प्राप्त करना नहीं होता है। जबकि राजनीतिक जो दल होता है वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि वो सत्ता प्राप्त करे और देश के लिए शासन व्यवस्था में शामिल हो। तो ये राजनीति से दूर रहते हैं, जबकि ये राजनीति करने के लिए उद्देश्य से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल और हित समूह में मुख्य अंतर क्या है?
तो राजनीतिक दल सही पता है कि राजनीतिक दल का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ के देश के सत्ता को प्राप्त करना, जबकि जो हित समूह होता है उसको चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं होता है। यह अपने लाभ के लिए इकट्ठा होते हैं और जब इनको अपना इनका बात सरकार जब मान लेती है, जब इनका हित पूरा हो जाता है, उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो ये फिर शांत हो जाते हैं। ये नहीं कि व्यवसायी के समस्या समाधान हो गया तो फिर डॉक्टर के लिए आंदोलन करे या सिर्फ मजदूर के लिए आंदोलन करे या विद्यार्थी के लिए आंदोलन करे। ये अपने खास हित के लिए लड़ते हैं या आंदोलन करते हैं, बाद में इनका जब बात मान लिया जाता है तो ये लोग शांत हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। हित समूह का उद्देश्य सत्ता पर आधिपत्य करना नहीं होता। सत्ता मतलब देश के जो शासन व्यवस्था है उस पर अधिकार करना नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। सत्ता मतलब कि शासन प्राप्त करना होता है। तो ये याद रखेंगे, यह अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल का संबंध किससे है। राजनीतिक दल के संबंध पूछे तो ऑप्शन कह रहा है इसमें किसी वर्ग विशेष या समूह के हित को बढ़ावा देने से। बिल्कुल नहीं, जो राजनीतिक दल होता है वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होता है, ये सभी के लिए होता है। ये गलत हो जाएगा। फिर दे रहा है कि जन सम्मान के कल्याण से। देखिए जन सम्मान के कल्याण करता है लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। फिर है सिर्फ सामाजिक समस्या का समाधान के लिए, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ सामाजिक समस्या का समाधान नहीं होगा, जितने भी आर्थिक हो गया समस्या, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, जो भी समस्या होगा वो सभी समस्या का समाधान राजनीतिक दल करेंगे। फिर कह रहा है राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को लामबंद करने से। ये बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना। तो ये लोग ग्रुप बनाते, ग्रुप बनाने को बोलते लामबंद होना। इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने को बोलते लामबंद होना, ग्रुप बनाना। और ग्रुप बना करके ये लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के देश के सत्ता को प्राप्त करते, यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। बाद में ये लोग समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, सामाजिक समस्या, धार्मिक समस्या, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, ये सब दूर करते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य उनका क्या होता है, राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना। नेक्स्ट है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हुआ था सन 2006 ईस्वी में। 6 ईस्वी में नेपाल में एक राजा था। नेपाल में पहले राजा ही के शासन हुआ करता था। तो नेपाल में पहले कैसा व्यवस्था था, तो नेपाल में पहले राजशाही व्यवस्था था। ये राजशाही व्यवस्था बहुत शुरू से ही था, लेकिन बाद में राजशाही व्यवस्था को 2006 में समाप्त कर दिया और राजशाही को समाप्त करने के बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कर दिया गया। तो वर्तमान में नेपाल में लोकतंत्र है। पहले क्या था, राजतंत्र था, यानी कि राजशाही था। और लोकतंत्र कब बना, 2006 में। उस समय राजा था राजा ज्ञानेंद्र, और राजा ज्ञानेंद्र 2006 में क्या किया, ज्ञानेंद्र जो राजा था ये राजशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना किया गया। तो ये प्रधानमंत्री को नियुक्ति कर लिए और राजशाही व्यवस्था समाप्त हो गया। तो अंतिम जो राजा थे नेपाल के वो राजा ज्ञानेंद्र था। और बाद में जब लोकतंत्र की स्थापना हुआ तो प्रधानमंत्री जब बने शुरुआत में, वो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने थे नेपाल के वह था गिरिजा प्रसाद कोइराला। गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो ये भी नाम याद रखेंगे। नेपाल के जो प्रथम प्रधानमंत्री हो गए वो गिरिजा प्रसाद कोइराला हो गए। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुआ था 2006 में। पहले क्या था, राजतंत्र था। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको एक्स्ट्रा बात जानना होगा तो अब यहाँ पर जैसे 2002 दे रहा है, तो आपको भूगोल में हम पढ़ाए थे कि सन 2002 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन सन 2002 में हुआ था। अगर आप मेरा भूगोल वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे होंगे तो इसमें डिटेल से उसकी चर्चा किए हैं। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 2002 में, और यह हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 2004 की बात करें तो 2004 में बहुत बड़ा सुनामी आया था बंगाल की खाड़ी में। तो बहुत भयंकर सुनामी आया था 2004 ईस्वी में बंगाल की खाड़ी में, और जापान से शुरुआत हुआ था लेकिन इसका प्रभाव इंडिया पर पड़ा था। तो दोनों प्रश्न पूछा था, सुनामी कब आया था, 2004 में आया था, 2002 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये भूगोल की बात है, ये भी ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट है वर्तमान में म्यांमार में किसके नेतृत्व में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष चल रहा। भारत में एक पड़ोसी देश है जो पूरब में है, उसका नाम है म्यांमार।
भारत के आप देखेंगे पूरब की तरफ तो आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है म्यांमार। पहले इस देश का नाम हुआ करता था बहुत पहले बर्मा। आपको मैप में दिखाने की कोशिश करें, उसे ध्यान देंगे। जैसे अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो ये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ये 1 सेकंड का टाइम लगेगा, तब तक आप वीडियो को फास्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये भारत के मैप हो गया, सांकेतिक मैप हो गया, इसे मान लेंगे। भारत के देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपको इधर की तरफ में एक आपको देश मिलेगा, इस टाइप में इधर की तरफ, उस देश का नाम है म्यांमार। ये जो म्यांमार है इसका पहले नाम था वर्मा। इस वर्मा, ये जो वर्मा था, इस वर्मा पर कब्जा किया था अंग्रेज, और बहुत पहले तो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, अंग्रेज इसको भारत में मिला लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1935 में वर्मा को क्या कर दिया, भारत से अलग कर दिया गया। तो ये वर्मा जब क्या हुआ, आज़ाद हुआ, तो बाद में इन पर वहाँ के सेना सब कब्जा कर लिया। तो वर्मा में किसकी स्थापना हो गया, वर्मा में सैनिक शासन की क्या हो गया, स्थापना हो गया। तो सैनिक जब यहाँ पर स्थापना कर लिया, आपको हम इसको थोड़ा सा बढ़िया मैप बना करके दिखा रहे हैं, इसको 1 मिनट में समझ जाइएगा, फिर इसके बारे में डिटेल से चर्चा हम करेंगे, क्योंकि और भी आपको इसमें बात पढ़ना होगा, नेपाल के बारे में हो गया और पाकिस्तान के बारे में। तो हम एक ही साथ बना रहे, सभी को एक साथ कवर कर देंगे। देखिए इंडिया हो गया, इंडिया के पूरब में जाएंगे तो आपको बर्मा मिलेगा। ये जो बर्मा देश था पहले अंग्रेज़ों के गुलाम था, लेकिन जब ये आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, इस देश के जो सैनिक था वही इस देश के सैनिक यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लिया। तो जब सैनिक किसी देश के शासन व्यवस्था पर अधिकार कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं सैनिक शासन। और सैनिक शासन वहाँ के जनता के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूँकि सैनिक ज़बरदस्ती यहाँ पर कब्जा कर लिया, तो बाद में इस सैनिक शासन को समाप्त करने के लिए वहाँ पर एक जो बहुत प्रमुख महिला जिनका नाम है आंग सान सू की, या कहीं के पे आंग सान सूची दिया है या आंग सान सू की, ये आंग सान सू की यह नेपाल में लोकतंत्र के स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है। अब आपको एक किताब के अकॉर्डिंग बात बताए हैं। देखिए अभी वर्तमान समय ये जो वीडियो है 2023 में बन रहा है जून महीने में, तो अभी के लिए जो म्यांमार है उस म्यांमार में सैनिक शासन ही है, लेकिन आंग सान सू की लोकतंत्र की स्थापना कर दी थी। अभी फिर से सैनिक शासन स्थापित हो गया है, लेकिन आंग सान सू की जो ये महिला है जो म्यांमार से संबंधित है, ये बहुत लंबा संघर्ष की, और लंबा संघर्ष के बाद म्यांमार में ये लोकतंत्र की स्थापना भी कर दी। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना आंग सान सू की कर दी थी, लेकिन वर्तमान की बात करें तो फिर अभी वर्तमान समय में आंग सान सू की को वहाँ के सेना के जो जनरल है वो जेल में डाल दिया है, और फिर म्यांमार में सैनिक शासन की स्थापना कर दिया गया। तो पहले भी सैनिक शासन था, बीच में लोकतंत्र की स्थापना हुआ आंग सान सू की के द्वारा, और फिर अभी वर्तमान में सैनिक शासन ही है। इस बात को याद रखेंगे, वर्तमान में भी सैनिक शासन है। ये जो अगस्तो पिनोशे है, ये अगस्तो पिनोशे का संबंध है चिली देश से, चिली देश से। अब चिली देश कहाँ है, चिली देश का आपको दिखा रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप के सीरीज़ देखिएगा मेरा, उसमें डिटेल से बताया गया। जैसे ये हो गया पूरा पृथ्वी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर है विषुवत रेखा, फिर इसके विषुवत रेखा के इसी तरफ देखेंगे तो आपको एक महादेश मिलेगा। यहाँ पर ये जो महादेश है यह है दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश है। इसी को हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो महादेश है इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह हो गया दक्षिण अमेरिकी महादेश। दक्षिण अमेरिकी महादेश में इधर की तरफ एक लंबा सा इस तरीक़ा से एक देश मिलेगा, लंबा सा। इस देश के नाम है चिली देश। ये चिली देश होगा जो दक्षिण अमेरिका में है। इस चिली देश के बारे में पढ़ना है। कहाँ पे चिली, तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, जिसकी राजधानी है सेंटियागो। चिली की राजधानी हो गया सेंटियागो। अब ये जो चिली देश है, इस चिली देश में लोकतंत्र था, लेकिन लोकतंत्र को समाप्त कर दिया वहाँ के एक जो सेना था, सेनापति, जो इसका नाम था जनरल अगस्तो पिनोशे।
तो पहले चिली में एक व्यक्ति था जो राष्ट्रपति था, जिसका नाम था आयेंदे। यह नाम याद रखेंगे। चिली में जो राष्ट्रपति था वह व्यक्ति था राष्ट्रपति आयेंदे। लेकिन इस आयेंदे नामक व्यक्ति जो राष्ट्रपति था, इनकी हत्या कर दिया उस देश के सेनापति जिसका नाम था जनरल अगस्तो पिनोशे। और जनरल अगस्तो पिनोशे उसकी हत्या करके चिली में सैनिक शासन के क्या किया था, स्थापना किया था। तो याद रखेंगे, अगस्तो पिनोशे कहाँ से, चिली के संबंधित है। आयेंदे कहाँ से, चिली से। फिर आयेंदे की एक बेटी होती है जिसका नाम है मिशेल बेसेले। ये मिशेल बेसेले फिर चुनाव लड़ती है और अगस्तो पिनोशे को चुनाव में हरा देती है और फिर जा कर के चिली देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होती है। देखिए ऑप्शन ख में जो मिशेल बेसेले है, ये मिशेल बेसेले चिली की राष्ट्रपति बने थी और चिली में लोकतंत्र के जो पुनर्स्थापना हुआ था, पुनर्स्थापना वह मिशेल बेसेले के द्वारा हुआ था। सन 2006 ईस्वी में ये राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट है गिरिजा प्रसाद कोइराला। गिरिजा प्रसाद कोइराला ये आपको बताए थे, ये नेपाल के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था उत्तराखंड राज्य में। आपसे तिथि पूछे तो तिथि हो जाएगा 1945, तिथि हो जाएगा 1972। और कभी कभी देता है किस दशक में हुआ था, तो 1970 के दशक में। दशक के मतलब होता है 10 साल, दशक मतलब होता है 10 साल। तो 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। इसमें चिपको आंदोलन देखिए नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उत्तराखंड के महिलाएं सब जो आदिवासी समुदाय की महिला थी, वो पेड़ को बचाने के लिए, पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ से चिपक गई थी। चारों तरफ से पेड़ से चिपक करके पेड़ की रक्षा की थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। हुआ क्या था कि जो उत्तराखंड के इलाका है, उस उत्तराखंड के इलाके में अंगू के पेड़ बहुत हुआ करता था, अंगू के पेड़। अब इस अंगू के पेड़ से ही आदिवासी लोग वहाँ के जीवन यापन जीते थे। यानी इस अंगू के पेड़ के ही द्वारा ही समझिए कि वो लोग के पेड़ से ही सब कुछ मिलता था, खाने के लिए, रहने के लिए, उनके जानवरों के आवास के लिए या खाने के लिए, सब कुछ पेड़ पौधा से पूरा होता था। लेकिन वहाँ के सरकार क्या किया, अंगू के पेड़ के काटने का परमिशन दे दिया। अब इस पेड़ के कटने से बचाने के लिए वहाँ की महिला क्या की, पेड़ से चिपक गई और पेड़ से चिपक करके पेड़ की रक्षा की थी, इसलिए उसके नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। हुआ तो 1972 में। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में। अगर क्वेश्चन पूछे कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो एक नाम ये भी याद रखिएगा, एक व्यक्ति रहे सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो सुंदरलाल बहुगुणा हुए, ये सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध भी चिपको आंदोलन से। और समझे कि पूरे देश लेवल पर चिपको आंदोलन को समझिए विस्तृत रूप कौन दिया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा दिया था। हाईलाइटेड कौन किया था चिपको आंदोलन को, तो व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये नाम भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया। ये तारी विरोधी आंदोलन है, ये आंध्र प्रदेश के महिला द्वारा चलाया गया। तो आंसर होगा महिला द्वारा। पूछेगा कहाँ की महिला द्वारा, तो आंध्र प्रदेश की महिलाएं द्वारा। तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था, तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में पूछे कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में जो नेल्लोर नामक स्थान है, उस नेल्लोर नामक स्थान पर हुआ था। हुआ क्या, आंध्र प्रदेश के जो नेल्लोर नामक स्थान है, वहाँ के पुरुष लोग शराब के आदत हो गया था उन लोग को। शराब जो तारी होता है, शराब होता है दारू, उसके आदत हो गया था। ये लोग बहुत ज़्यादा शराब के सेवन किया करते थे। चूँकि मजदूर टाइप के लोग थे तो कमाते कम थे और उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो शराब पे खर्च कर देते थे। और शराब पीकर आते थे तो महिलाओं के साथ बदतमीजी होता था, मारपीट होता था, कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ नहीं पाता था। तो वहाँ की महिलाएं शराब जो बिक रहा था उससे बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो बहुत बार डिमांड की आसपास के समझे कि सरकार से, स्थानीय सरकार से, कि शराब को बंद कर दिया जाए, क्योंकि शराब के वजह से उन लोगों के घर परिवार दुखी है, कहीं ना कहीं उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे और कहीं ना कहीं उनके पुरुष द्वारा उनके समझे कि मारपीट की घटनाएं हो रही है। तो बहुत बड़ा कंप्लेन किए यहाँ के महिलाएं, आंध्र प्रदेश की महिलाएं, लेकिन उनके बात को नहीं माना गया। बाद में आंध्र प्रदेश के जो महिलाएं सब हुई वो भारी मात्रा में इकट्ठा हो गई और बहुत गाँव के महिला इकट्ठा हुई और वह सभी महिलाएँ मिल करके जितने भी इलाके के जो दारू बेचने वाला जो दुकान था, तारी बेचने वाला जो दुकान था, उस सभी जगह पर जा करके तोड़ फोड़ मचा दी और सभी जगह क्या कर दी, बंद करवा दी। तो बहुत भारी मात्रा में
तारी बंद करने के लिए, तारी की बिक्री बंद करने के लिए, दारू की बिक्री बंद करने के लिए महिलाएं द्वारा आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन के नाम है तारी विरोधी आंदोलन और यह हुआ था आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। ये भी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस संगठन ने बिजली की दरें कम करने के लिए मेरठ में प्रयत्न किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन ने। भारतीय किसान यूनियन में उत्तर प्रदेश के मेरठ में बिजली की कीमत तय, मतलब बिजली का जो दर था, रेट था, उसे कम करने के लिए एक संगठन बना के प्रयास किया था। क्योंकि जो किसान लोग हैं, अगर उनको बिजली सस्ता में मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनके जीवन यापन में कुछ सुधार होगा, क्योंकि बिजली का रेट कम होगा तो उन्हें खेती करने में सुविधा होगा और कहीं ना कहीं उनके लिए खेती करना फ़ायदेमंद साबित होगा। ये जो दलित पैंथर्स ऑप्शन क में दिया गया है, ये दलित पैंथर्स बना है महाराष्ट्र राज्य में। दलित पैंथर्स का संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य में। ये बना कब था? 1972 में बना था। 1972 में महाराष्ट्र में एक संगठन बना था जिसका नाम है दलित पैंथर्स। तो नाम है दलित पैंथर्स, इसका मतलब है ये जो ग्रुप है वो दलित लोगों का ग्रुप है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था दलित लोगों के साथ। तो उच्च कास्ट के लोग जो दलित लोग के साथ भेदभाव कर रहा था, उसी वजह से महाराष्ट्र के युवा लोग इकट्ठा हुए और युवा लोग इकट्ठा होकर के अपने समाज के हित की रक्षा के लिए एक ग्रुप बनाया था 1972 में, जिसका नाम रखा गया था दलित पैंथर्स। पैंथर जैसे आप पढ़ते होगा, टाइगर जो हो गया, शेर हो गया, उसी में एक ग्रुप होता है पैंथर्स। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार के आंदोलन के शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो सूचना के अधिकार आंदोलन खूब पूछता है, ये VVI लगा लीजिएगा आप लोग, VVI है। ये शुरुआत हुआ था राजस्थान से। राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुआ था और यह लागू कब हुआ था? तो 2005 में। ये तिथि भी याद रखिए, खूब पूछता है तिथि। सूचना के अधिकार अधिनियम बना था 2005 में और इसके लिए आंदोलन की शुरुआत हुआ था राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा एक नदी है। नर्मदा क्या? एक नदी है। अब देखिए इस मैप के काम आएगा। ये जो इंडिया के मैप देख रहे हैं, इस इंडिया के मैप में आपको यहाँ से इस मध्य प्रदेश के इलाका से एक नदी आती है और ये नदी आगे जाके अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ये देखिए, ये जो नदी आपको बना के दिखाएं, ये नदी हो गया नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी पश्चिम की ओर आकर के अरब सागर में मिल जाती है। अब इस नदी पर क्या था? सरकार के द्वारा विचार था कि बहुत सारे बांध का निर्माण कराया जाए। तो बहुत सारा बांध बनाना था इस पर, और बांध की संख्या ज़्यादा होने की वजह से क्या होता कि जैसे यहाँ पर बांध बनेगा, तो यहाँ पर अगर बांध बन रहा है तो यहाँ पे बांध बनेगा तो इसके पानी पीछे जमा हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा। तो चूँकि बांध की संख्या बहुत ज़्यादा, 30 बड़ा बड़ा बांध बनाना था और 200 छोटा छोटा बांध बनाना था। तो जब भी यह बांध बनता, उसके पीछे बहुत भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता और इतना पानी जमा होता कि इसके पीछे हज़ारों गांव को खाली करवाना पड़ता, क्योंकि इन सभी इलाके में पानी फैल जाता, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को इस जगह को छोड़ना पड़ता। इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग इस बांध के लगे विरोध करने। तो नदी पर बांध जो बन रहा था उसी के विरोध के लिए जो आंदोलन हुआ था उसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और एक नाम खूब पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा, बताइए मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर का संबंध किससे है? तो मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। तो याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन में सबसे मेन कौन थी? आंदोलन कौन की थी? तो आंदोलन करने वाली महिला थी मेघा पाटेकर। नर्मदा क्या? तो नर्मदा एक नदी है। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दे रहा है कि वर्तमान में डैश में लोकतंत्र की वापसी के लिए संघर्ष चल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में म्यांमार देश यानी वर्मा देश में लोकतंत्र के वापसी के लिए जन संघर्ष चल रहा है। देखिए वर्तमान के लिए भी ये सही बात है। अगर यही आप समझे कि 1-1.5 साल पहले पढ़ते तो लोकतंत्र की स्थापना हो चुका था, लेकिन वर्तमान समय फिर आंग सान सू की को जेल में बंद कर दिया गया है और फिर वहाँ के सेना सब कब्जा कर लिया है। सैनिक शासन वर्तमान में म्यांमार में वर्तमान समय सैनिक शासन है। तभी लोकतंत्र के वापसी के लिए संघर्ष चल ही रहा है। नेक्स्ट है जन संघर्ष का एक रूप लोकतांत्रिक डैश आंदोलन भी है।
तो जन संघर्ष का एक रूप लोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन भी है। लोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन भी है। देखिए, जन संघर्ष का मतलब होता है जनता द्वारा किया जाने वाला संघर्ष, और ये जन संघर्ष होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा तो और अच्छा होगा। और राजनीतिक आंदोलन होता है क्योंकि जन संघर्ष में जनता कभी कोई सरकार से डिमांड करती है तो वो बन जाता है लोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आंसर में राजनीतिक आंदोलन भी है। नेक्स्ट है, चिली में डैश तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ था। तो चिली में सैनिक तानाशाही के विरुद्ध, यहाँ पर हो जाएगा सैनिक तानाशाही के विरोध में संघर्ष हुआ था। आपको बताए थे चिली जो देश है, ये चिली देश दक्षिण अमेरिका का एक देश है, और इस चिली में पहले लोकतंत्र था, और चिली के जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति थे आयेंदे। आपको बताए थे पहले आयेंदे की हत्या कर दिया यहाँ के जो जनरल था जिसका नाम था आगस्तो पिनोसे, जनरल आगस्तो पिनोसे। तो जनरल आगस्तो पिनोसे जो है यह आयेंदे नामक जो राष्ट्रपति था उनकी हत्या कर दिया, और वहाँ पर चिली में ये सैनिक शासन स्थापित कर लिया। लेकिन बाद में आगस्ते के जो बेटी होती है मिशेल बेसेले, वो मिशेल बेसेले चुनाव लड़ती है, और बाद में चिली के जो लोग हैं वो लोकतंत्र को चुनता है। मिशेल बेसेले को अपना राष्ट्रपति के रूप में चुनती है, और आगस्तो पिनोसे को हार के सामना करना पड़ता है। तो जैसे मिशेल बेसेले राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है, पुनः चिली में लोकतंत्र की स्थापना हो जाता है। तो याद रखिएगा, चिली में सैनिक तानाशाही के विरोध में संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, नेपाल में 30 अप्रैल 2006 को डैश को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई थी। आपको बताया थे इससे पहले भी गिरिजा प्रसाद कोइराला को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था, गिरिजा प्रसाद कोइराला। और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हो गया? सन 2006 में। इससे पहले क्या था? राजतंत्र था। नेक्स्ट है, डैश 2006 में चिली की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई मिशेल बेसेले। इसका आंसर हो जाएगा मिशेल बेसेले। मिशेल बेसेले का संबंध कहाँ से? चिली से है। मिशेल बेसेले, ये जो मिशेल बेसेले इसका संबंध चिली से है। ये राष्ट्रपति आयेंदे की बेटी है, और सन 2006 ईस्वी में ये राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट है, भारत में 1974 का जन संघर्ष डैश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत में 1974 में जनता के द्वारा एक भयंकर जन संघर्ष हुआ था सरकार के खिलाफ में। उस समय सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और उस संघर्ष के नाम था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, ये याद रखेंगे, मोस्ट विवाही प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति आपसे 2 प्रश्न पूछेगा। संपूर्ण क्रांति शुरू कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति शुरू कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1974 में। 1974 में ये संपूर्ण क्रांति शुरुआत कब हुआ था? तो 1974 में ये हुआ था स्टार्ट बिहार में छात्र आंदोलन से। तो पहले बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था, और यही छात्र आंदोलन के जब नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए तो आंदोलन बन गया संपूर्ण क्रांति। तो यहाँ से प्री प्रश्न पूछेगा कि बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। यह हुआ था किनके विरोध में? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में। इंदिरा गांधी के जिस समय जो सरकार था 1974 के समय, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार व्याप्त था। तो भ्रष्टाचार के दूर करने के लिए ही जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक बहुत बड़ा जन संघर्ष किया था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति का नारा भी कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण दिए थे। शुरुआत हुआ था 1974 के छात्र आंदोलन जो बिहार से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, तारी विरोधी आंदोलन में डैश प्रदेश की महिलाएं आगे आई। आंध्र प्रदेश की महिलाएं आगे आई थी। आंध्र प्रदेश की महिलाएं आगे आई थी शराबबंदी और तारी के बिक्री को रोक लगाने के लिए। अब है कॉलम अ का कॉलम ब से मिलान करना है। नेपाल, नेपाल में क्या होगा? यहाँ पर होगा राजा ज्ञानेंद्र। यही राजा ज्ञानेंद्र है जो वर्ष 2006 ईस्वी में लोकतंत्र की स्थापना की थी। यानी कि लोकतंत्र की स्थापना जो हुआ था उस समय उस वहाँ के जो प्रधानमंत्री था वो तो ज्ञानेंद्र, और ज्ञानेंद्र ही सत्ता सौंप दिया था गिरिजा प्रसाद कोइराला को वर्ष 2006 में। फिर यहाँ पर चिली,
चिली में हो जाएगा आयंदे, राष्ट्रपति आयंदे। चिली के राष्ट्रपति कौन थे? आयंदे थे। इसकी हत्या कौन कर दिया? अगस्तो पिनोशे किया था। और बाद में फिर मिशेल बैचेले जो आयंदे की बेटी है वो राष्ट्रपति बनी थी। भारत में संपूर्ण क्रांति हुआ था, अभी बताया 1974 में संपूर्ण क्रांति हुआ था, जयप्रकाश नारायण किए थे। म्यांमार में आंग सान सू की, ये नाम याद रखेंगे। आंग सान सू की का संबंध कहाँ से? म्यांमार से है। और यही आंग सान सू की या आंग सान सू की म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना कर दी थी। तो ये लोकतंत्र की स्थापना करने में सफल रही थी, लेकिन फिर वर्तमान की बात करें तो आंग सान सू की को जेल में बंद कर दिया गया है और फिर वहाँ पर सैनिक शासन स्थापित हो गया है। बोलिविया का संबंध होगा फेडेकोर से। ये जो फेडेकोर है यह बोलिविया का एक संगठन है। बोलिविया के क्या है? लोगों का एक संगठन है, लोगों का संगठन है। ये जो बोलिविया है एक देश है। बोलिविया क्या है? एक देश है। बोलिविया एक देश है और ये जो देश है इसी देश में समझिए कि फेडेकोर नामक एक संगठन है। यही संगठन के द्वारा बोलिविया में एक जन संघर्ष किया गया था। आपको जो प्रश्न अभी बताएंगे वो BBI है, वहाँ से बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन ऐसे देश में पानी की कीमत में वृद्धि को लेकर के, पानी की कीमत में वृद्धि को लेकर के जन संघर्ष हुआ था। तो उसका आंसर हो जाएगा बोलिविया नामक देश में वहाँ की सरकार क्या किया? पानी की कीमत में वृद्धि कर दिया, जिसकी वजह से ये जो फेडेकोर नामक संस्था है, ये फेडेकोर नामक संस्था क्या किया? संगठन एक साथ इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर दी और बाद में जाकर सरकार को झुकना पड़ा और जो पानी की कीमत में वृद्धि हुआ था उसे वापस करना पड़ा। तो फेडेकोर एक संगठन है जिसका संबंध कहाँ से? बोलिविया क्या है? बोलिविया एक देश है। अब है सही गलत का चयन करना है। करा है लोकतंत्र की वापसी के लिए नेपाल का संघर्ष सैनिक तानाशाही के विरोध था। ये गलत होगा। सैनिक तानाशाही के विरोध में नहीं था बल्कि राजशाही के विरोध में था। तो नेपाल में लोकतंत्र की जो वापसी हो रहा था वो राजशाही के विरोध के लिए था, न कि सैनिक तानाशाही के विरोध। यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलैंड में एकल दल की तानाशाही के विरुद्ध जन संघर्ष हुआ था। बिल्कुल सही बात है। जो पोलैंड नामक देश है ये यूरोप में, पोलैंड कहाँ है? जो यूरोप में है। और पोलैंड में एक दल के ही सरकार हुआ करता था और जब एक दल के सरकार था तो तानाशाही प्रवृत्ति हो गया था। इसी वजह से वहाँ के जनता संघर्ष किया था। और संघर्ष किया था किसके नेतृत्व में? एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम है लेक वालेसा। तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए पोलैंड में जन संघर्ष किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हुआ था लेक वालेसा के नेतृत्व में। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पर एक दल की सरकार थी, तानाशाही सरकार थी। इसी वजह से वहाँ पर लेक वालेसा के नेतृत्व में पोलैंड में जन संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है चिली में राजशाही के विरुद्ध जन संघर्ष हुआ था। ये भी गलत है। चिली में राजशाही नहीं बल्कि सैनिक शासन के विरोध में जन संघर्ष हुआ था। मिशेल बैचेले बाद में वहाँ की राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट है भारत में 1974 का जन संघर्ष लोकतंत्र के विरुद्ध था। ये गलत है। 1974 में तो जन संघर्ष हुआ तो यह सही है, लेकिन ये लोकतंत्र के पक्ष में था। क्योंकि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार में बहुत सारी कमी थी, बहुत सारे समझे कि भ्रष्टाचार व्याप्त था, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही थी, महंगाई बढ़ गया था। इसी वजह से जयप्रकाश नारायण 1974 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किए। उस आंदोलन के नाम था संपूर्ण क्रांति। तो ये लोकतंत्र के समर्थन में था, क्योंकि जन संघर्ष होता कब है? जब जनता के हित में काम नहीं होता है। तो जनता अपने हित के लिए, जनता अपने मांग के लिए जन संघर्ष करती है और ये लोकतंत्र में उनका अधिकार है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है म्यांमार में सैनिक शासन लोकतंत्र की वापसी के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नेपाल में सैनिक शासन है और यह सैनिक शासन की वजह से ही सेना सब चाहता ही नहीं कि वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो, क्योंकि वहाँ पर सेना ही उस देश के शासन व्यवस्था को हड़प के रखे हुआ है। तो आंग सान सू की लोकतंत्र की स्थापना की थी म्यांमार में, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय फिर वहाँ पर क्या है? सैनिक शासन की स्थापना कर दिया गया है। तो इस तरीक़ा से हमारा क्या हुआ?
जो ये चैप्टर है वो चैप्टर समाप्त हो गया। सभी हम लोग लघु उत्तरीय तक प्रश्न देख लिए, सही गलत तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सबके चर्चा करेंगे। तो जो भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बातें बताई गई है उसे या तो कॉपी में नोट कर ले या आप लोग किताब में ही लिख ले अगर भारतीय वन का बुक है तो। और जो भी बात यहाँ पर नहीं लिखा गया है उसे 1-2 बार सुनने के प्रयास करेंगे। ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से सही है। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण वाला जो बात है, म्यांमार वाला भी जो बात है, चिली वाला जो बात है वह बात पूछते रहता है। तो एक बार आपको 5-6 नाम याद करवाते, जल्दी से सुनिएगा। नेपाल में क्या था? तो ज्ञानेंद्र था। राजा ज्ञानेंद्र कहाँ था? नेपाल में था। और राजा ज्ञानेंद्र 2006 में नेपाल में क्या कर दिया? लोकतंत्र में सत्ता हस्तांतरित कर दिया। फिर चिली में बताया था आपको, चिली में कौन थे? मिशेल बैचेले। मिशेल बैचेले कहाँ के थी? तो मिशेल बैचेले चिली के राष्ट्रपति थी। फिर आंग सान सू की कहाँ की थी? आंग सान सू की म्यांमार में थी और म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये संघर्ष की थी। फिर पूछेगा लेक वालेसा, तो लेक वालेसा पोलैंड के थे, लेक वालेसा पोलैंड के थे। फिर आपसे पूछा जाएगा आयंदे कहाँ के था? तो आयंदे था वो चिली के राष्ट्रपति था। फिर पूछेगा जनरल अगस्तो पिनोशे कहाँ के था? तो जनरल अगस्तो पिनोशे या चिली के ही जनरल था, सेनापति था। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण किए थे। गिरिजा प्रसाद कोइराला, तो गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जो भी आपको नाम दिया गया उसी नाम से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका काम क्या है कि जो भी नाम है उसे, जैसे बुक के देखिए यहाँ पर भी जगह है, तो अगर आप बुक में ही लिख लीजिएगा पेंसिल से तो कोई भी बुरा बात नहीं, वो लिख सकते हैं। आप लोग एक तरफ नाम लिखेंगे, एक तरफ देश लिखेंगे कि मिशेल बैचेले नाम है, यहाँ पर लिखा है चिली देश के। ज्ञानेंद्र जो राजा है वो नेपाल के थे। फिर आंग सान सू की से क्वेश्चन पूछता है, वो म्यांमार के थे। लेक वालेसा पोलैंड के थे। तो आप लोग नाम और जो भी देश से संबंधित है उस देश के नाम रखें, याद कर लेंगे, लिख लेंगे, यहीं से प्रश्न पूछता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।